बच्चों चैप्टर का नाम बताओ फिर से। ओवरव्यू पढ़ेंगे किसके? सेबी के एलओडीआर, है ना, एलओडीआर रेगुलेशन। दो बातें लिखी है, ध्यान देंगे। एलओडीआर के अगर मैं बोलूं तो एलओ लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, जो भी कंपनी लिस्ट होगी, जो भी कंपनी क्या होगी बच्चा? लिस्ट। तो लिस्टेड कंपनी को बोला भाई तुम्हारी कुछ ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, लिस्टिंग होने की ऑब्लिगेशंस। आप अगर एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। और साथ में क्या बोला कि बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तो यहां पे पूरी लिस्ट आने वाली है कि क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन शॉर्ट जो कुछ भी कंपनी में हो रहा है वो सारी चीजें डिस्क्लोज कर दो ताकि शेयरहोल्डर आसानी से देख ले, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं आपको लिस्ट देगा, वो लिस्ट का डिस्क्लोजर, वो लिस्ट की ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर है, लेकिन चैप्टर ओवरव्यू ही देता है। तो चलिए बच्चे इस चैप्टर को स्टार्ट करें। ठीक है बच्चा, यहां पे एक वर्ड है जो बार बार आएगा, दैट वाज लिस्टिंग अग्रीमेंट। दैट वाज लिस्टिंग अग्रीमेंट। इस लिस्टिंग अग्रीमेंट को हम समझेंगे। ठीक है, लिस्टिंग अग्रीमेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। ये लिस्टिंग अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट है। लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या है बच्चा? एक अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है? कंपनी और बच्चा किसके बीच में होगा? स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज। मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या कर रही हूं? लिस्टिंग अग्रीमेंट। दैट मीन्स कि हमारे सारे शेयर आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, जो भी हम नए नए शेयर्स लेके आएंगे उसे लिस्ट करते रहेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय लिस्टिंग अग्रीमेंट? लिस्टिंग अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट है जो कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होगा। मुझे दो जगह लिस्ट होना है, हो सकती हूँ क्या? हो सकती हूँ। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी अग्रीमेंट कर लिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी। तो जहां कहीं भी लिखा होगा लिस्टिंग अग्रीमेंट तो ये एक अग्रीमेंट है जो किसके बिटवीन होता है? कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज। चलिए ये पुराना नाम है। ये क्या है बच्चा? पुराना नाम। लिस्टिंग अग्रीमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्या है बच्चा? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। दैट मींस लीगल। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है बच्चा? लीगल रिक्वायरमेंट है। आप अगर अपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्ट करना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ता है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट करना पड़ता है। ये मैंडेटरी है। ये कहां लिखा है बच्चा? सेक्रा में। सेक्रा हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर साफ साफ बोलता है कि लिस्टेड कंपनी, तो वो कंपनी लिस्टेड तब होती है जब उसने क्या किया होता है? लिस्टिंग अग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ जाकर वो लिस्टिंग अग्रीमेंट करवाता है। ठीक है, तो सेक्रा जो एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा है कि हर लिस्टेड कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसने स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या किया होगा? अग्रीमेंट किया होगा। ये मैंडेटरी है फॉर एवरी लिस्टेड एंटिटी इन इंडिया। बाहर की अगर कोई कंपनी आकर भी यहां पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराती है दैट मींस उसके साथ भी क्या हुआ होगा? लिस्टिंग अग्रीमेंट। लिस्टिंग अग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी। अगर कंपनी लिस्ट हो रही है तो उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करेगी बच्चा? फुलफिल। उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा होगा? हमारी ऑब्लिगेशंस। कंपनी की क्या लिखी होगी? ऑब्लिगेशंस। उसमें लिखा होगा कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स है जो कंपनी को प्रोवाइड करने पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को अगर हमने वो डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर दिए, मतलब ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज में दिखेगा। ऑनलाइन दिख रहा है तो मतलब कि सारे के सारे शेयरहोल्डर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन लिस्टिंग अग्रीमेंट वापस से बोल रही हूं, एक पुराना नाम है। एक पुराना नाम है। पहले हम बार बार ये लिस्टिंग अग्रीमेंट बोलते थे। 2 मिनट बच्चों। तो बच्चा जैसे कि मैंने आपको बताया लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या है? पुराना नाम है। अब नया नाम क्या है? सेबी ने मॉडिफाई कर दिया। सेबी ने बोला लिस्टिंग अग्रीमेंट रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पूरे चैप्टर में बार बार लिस्टिंग अग्रीमेंट वर्ड यूज होगा। तो लिस्टिंग अग्रीमेंट होगा तो समझ जाना वही वाली बातें आ रही है। नया क्या आ गया है? सेबी के एलओडीआर। दैट मींस सेबी के एलओडीआर क्या है? वो लिस्टिंग अग्रीमेंट ही है। मतलब जो भी कंपनी लिस्टेड है, जो भी कंपनी क्या है बच्चा? लिस्टेड है, उन्हें एलओडीआर में जितनी बातें लिखी है उन सबको क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। यही लिस्टिंग अग्रीमेंट है। बात समझ में आ गया? लेकिन लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या है? पुराना नाम। उसको रिप्लेस करके क्या आ गया? सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन। क्लियर है बच्चा? चलिए तो बच्चा यहां पे बस यही लिखा है लिस्टिंग एग्रीमेंट या फिर सेबी के एलओडीआर। ये न्यू नेम है, रिप्लेस हो चुका है, दैट्स इट। क्लियर है? चलिए बच्चा, जब भी कोई भी एक्ट चालू होता है या फिर कोई रेगुलेशन चालू होता है तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि ये रेगुलेशन आया क्यों? ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है बच्चा।
दो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्टली टू अलाइन, अलाइन बोले तो अरेंज करना, ठीक है, सीक्वेंस वाइज लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब होता क्या है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले कंपनी बनती है, और वो कंपनी क्या होती है? लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है? पहले तो अनलिस्टेड है, पहले तो क्या है? अनलिस्टेड है। अब उन अनलिस्टेड कंपनी को लिस्ट होने जाना है, तो बच्चा लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा बच्चा? अलाइन किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, ताकि दोनों के रूल्स रेगुलेशन काफी कुछ सिमिलर है। सेबी तो बोलता है एक्स्ट्रा करने को, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, हम इन लिस्टिंग अग्रीमेंट को क्या करने आए? अलाइन करने आए हैं विद कंपनीज एक्ट, अरेंज करने। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? कंसोलिडेट करना। व्हाट डू मीन बाय कंसोलिडेट? इकट्ठा, है ना, एक साथ। कंसोलिडेट द कंडीशंस अंडर द डिफरेंट सिक्योरिटीज लिस्टिंग अग्रीमेंट। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है सेबी के, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन। यहाँ पे भी हम 10-11 रेगुलेशंस पढ़ने वाले। उन्होंने कहा उनको एक सिंगल रेगुलेशन में एलओडीआर के अकॉर्डिंग एक जगह बांध के रखना। इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट क्या है इस रेगुलेशन आने के पीछे? पहला, अलाइन करना। किसको अलाइन करना? लिस्टिंग अग्रीमेंट और कंपनीज एक्ट को एक साथ अरेंज करना, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी अब क्या होने वाली है? लिस्टेड। तो अनलिस्टेड कंपनी को बोला भाई तुमको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन बस फुलफिल करनी है ताकि आप लिस्ट हो सको। दूसरा क्या बोला? हम सारे प्रोविजन को क्या करने आए हैं? कंसोलिडेट, सारे इकट्ठा करने आए हैं। किनको इकट्ठा करने आए? उन्होंने कहा भैया डिफरेंट सेगमेंट्स है, डिफरेंट सिक्योरिटीज के क्या है बच्चा? बहुत अलग अलग रूल्स रेगुलेशन से बिखरे हुए, उनको एक जगह हमने क्या किया? कंपाइल किया। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स क्लासेस क्या कर रहा है बच्चा? कॉमर्स के सारी फील्ड आपको यहाँ पे देने का ट्राई कर रहा है। हम कह रहे हैं हम सीएस भी पढ़ाएंगे, हम कह रहे हैं हम सीए भी पढ़ाएंगे, हम कह रहे हैं हम सीयूटी भी पढ़ाएंगे, तो कॉमर्स की सारी चीज एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ना, एक रूफ में सारी फैसिलिटी देना। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि एलओडीआर क्यों आया? एलओडीआर इसलिए आया क्योंकि डिफरेंट जो भी बिखरी हुई जो प्रोविजन थे उसको एक जगह इकट्ठा करना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? लिस्टिंग अग्रीमेंट और कंपनीज एक्ट को क्या करना? अलाइन करना, एक साथ करना, अरेंज करना। और दूसरा क्या कह रहा है? डिफरेंट जो चीजें बिखरी हुई है उसे एक जगह इकट्ठा करना। दैट्स इट। तो सेबी एलओडीआर का ऑब्जेक्ट समझ में आया। चलिए अब यहां पे उन्होंने कहा कि भैया ये चैप्टर्स है एलओडीआर के, क्या है? चैप्टर्स। बहुत सारे चैप्टर्स है बच्चा, बहुत सारे चैप्टर्स है। लेकिन ये चैप्टर आपको क्या पूरी की पूरी डिटेलिंग पढ़ा रहा है? रेगुलेशन 1 से लेकर डिटेल में पूरा पढ़ा रहा है? नहीं, ये कह रहे हैं हम ओवरव्यू आपको दे रहे, क्योंकि डिटेलिंग तो पढ़ेंगे, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझे। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया बच्चा फ्रॉम दी की डेफिनेशंस। पूरी डेफिनेशंस नहीं दी है, अगर मैं आपको पूरा रेगुलेशन दिखाऊंगी तो बच्चा बहुत सारे डेफिनेशंस है। इन्होंने कहा इस चैप्टर में कुछ वर्ड टर्म्स यूज होंगे, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला टर्म क्या यूज होगा बच्चा? लिस्टेड एंटिटी। डेफिनेशन मत पढ़ो, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। ये कह रहे इस चैप्टर में जब हम यूज करेंगे तो आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। लिस्टेड एंटिटी वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? लिस्टेड कंपनीज जिनका स्टॉक एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट है। नए लैंग्वेज में बोलूं तो जिसने सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन फुलफिल कर रखे हैं, दैट्स इट। तो लिस्टेड एंटिटी मतलब वो एंटिटी, वो कंपनी विच हैज लिस्टेड। कहां लिस्ट है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बच्चा हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन हमने चैप्टर पढ़ाया ना सेक्रा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन किसके लिए रखी होती है? सीजी से। आप स्टॉक एक्सचेंज का काम ही नहीं कर सकते अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं हो, ठीक है। तो चलिए आप भी अपने आंसर को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लिखो तो ज्यादा बेटर है। तो लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड कंपनी मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? लिस्टेड है, दैट्स इट। ये टर्म आएगा तो समझ जाओगे। दूसरा टर्म क्या लिखा है? डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। इन्होंने कहा कुछ सिक्योरिटीज है जो कि डेजिग्नेटेड है, ठीक है। सिक्योरिटीज के नाम बताए, ये नाम है। इन्होंने कहा सबसे पहले डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी क्या है? स्पेसिफाइड। ये स्पेसिफाइड उन्होंने कहा देखो हमने समझाया है, टेंशन मत लो। क्या समझाया है? आ जाओ पहले यही समझे। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्पेसिफिक सिक्योरिटी। स्पेसिफिक सिक्योरिटी से मतलब हमारा क्या है? इक्विटी शेयर। सेक्रा चैप्टर में सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस सिक्योरिटी की डेफिनेशन में बहुत सारे आते थे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर समझते हैं, ओनरशिप वाला। एंड क्या लिखा है बच्चा? वो सारी सिक्योरिटीज जो कि कन्वर्ट होगी। जहां कन्वर्ट आएगा मतलब किसमें कन्वर्ट होगी? इक्विटी में। किसमें कन्वर्ट होगी? इक्विटी में। अगर मैंने बोला डिबेंचर कन्वर्टेबल है, दैट मीन्स वो क्या है? आगे चल के इक्विटी।
तो अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, इसका मतलब क्या है, इक्विटी, या फिर वो सारे के सारे सिक्योरिटीज जो कि क्या है, कन्वर्टेबल, दैट मीन्स आगे चल के क्या हो जाएंगे, इक्विटी, या तो अभी से इक्विटी है या तो आगे चलकर इक्विटी हो जाएंगे। पूरे चैप्टर में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आएगा, समझ जाओगे कि वो इक्विटी की बात कर रहा है या कन्वर्टेबल की बात कर रहा है, क्लियर है। वापस चलते हैं, हमें लिस्टेड एंटिटी समझ में आ गया, समझ में आ गया, हमें स्पेसिफाइड सिक्योरिटी समझ में आ गया। वापस आ जाएंगे डेजिग्नेटेड में। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी की एक लिस्ट है, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी की एक लिस्ट है, लिस्ट में सबसे पहली पोजीशन में क्या है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे ये तो समझाया था, मतलब इक्विटी की बात कर रहा है, इक्विटी की बात होगी तो बाकी सबके नाम लिख दिए उसने, क्या लिखा है देखो, कन्वर्टेबल क्यों नहीं बोला, क्योंकि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के अंदर है ना, इसलिए कन्वर्टेबल नहीं बोला। तो नॉन कन्वर्टेबल क्या हो गया बच्चा, डेट सिक्योरिटीज, डेट बोले तो डिबेंचर्स हो गए ना, जो कन्वर्टेबल नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल क्या लिखा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों कन्वर्टेबल नहीं बोला, क्योंकि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में सारे कन्वर्टेबल कवर कर दिए, इसलिए सारे के सारे नॉन कन्वर्टेबल बोल रहे, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नाम की लिस्ट है। और क्या लिखा है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट नाम है, धीरे धीरे मीनिंग में जाएंगे, अभी बस लिस्ट समझो। परपेचुअल क्या लिखा है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, बचपन में प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे टाइप पढ़ते थे, ठीक है, वेरी गुड। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स, आईडीआर, कुछ याद आया, जब भी आईडीआर आता तो पहले मैं एडीआर जीडीआर समझाती थी, पहले मुझे एडीआर जीडीआर बताओ, कंपनी कहाँ की है, ये जो एडीआर जीडीआर इशू करने वाली, चुप ना लाइक, कंपनी कहाँ की है, कंपनी कहाँ की है, एडीआर जीडीआर इशू करने वाली, वेरी गुड, इंडियन कंपनी ने क्या किया है, एडीआर जीडीआर इशू किया है, हमें बाहर के मार्केट से पैसा लेना है, मतलब आईडीआर इशू करने वाली इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी कहाँ आता है बच्चा, इंडिया में, स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराएगा, तो वो कौन से शेयर इशू करेगा, आईडीआर। बात समझ में आ गई बच्चा। तो इन्होंने क्या बोल दिया, आईडीआर, बाहर की कंपनी को आके यहाँ पे तो लिस्ट करना पड़ेगा, तो आईडीआर। फिर क्या लिखा है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, हमेशा मैं बोलती थी एक सरफाइसी एक्ट आएगा, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स आ जाते हैं, सरफाइसी एक्ट का सिक्योरिटी रिसिप्ट, ये उसकी बात करें। आगे देखो, सिक्योरिटी रिसिप्ट बोल दिया, ये यूनिट कहां से आ गया भाई, म्यूचुअल फंड। इन शॉर्ट बस मैं आपको बताना चाहती हूँ, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज बोला ना, सारे सिक्योरिटीज कवर कर लिए ना, जो इंडियन मार्केट में इशू किए जा रहे हैं, जो इंडियन मार्केट में इशू किए जा रहे हैं। एडीआर जीडीआर क्यों नहीं बोला, भैया बाहर के रेगुलेशन फॉलो करेगा ना वो, इंडियन कंपनी ने शेयर इशू किया, इंडिया में किया तो ये सब करेंगे, इंडिया के बाहर किया तो भैया वहां का जो लॉ होगा वो फॉलो करेंगे। तो अभी पहले हम इंडिया का पढ़ लेना, वहां का लॉ तो हम फाइनल में पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, चले। तो लिस्टेड एंटिटी मतलब वो कंपनी जिसने लिस्ट करवा के रखे, वो कंपनी। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी पूरी लिस्ट, ठीक है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर्स, और क्या लिखा है, लिस्टिंग अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है, एंटिटी बोले तो कंपनी, और स्टॉक एक्सचेंज सिंगल मत लिखना, क्या लिखना, रिकॉग्नाइज्ड, नंबर कट नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ये डेफिनेशन है, ये पूरी पूरी क्या है, डेफिनेशन। ये डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ाऊंगी, अभी एक इंट्रोडक्शन बताऊंगी बस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो कंपनी में, कंपनी के अंदर के डायरेक्टर जो काम कर रहे हैं उन्हें एक तरीके से चेक करने आता है कि भैया सही से कर रहे हैं कि नहीं। ये डिपेंडेंट नहीं है कंपनी के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट है। रॉकी सर, मैं अभिषेक सर, हम सब क्या बच्चा, डिपेंडेंट डायरेक्टर है। कंपनी हमारी है बच्चा, हम कंपनी के हैं, हम लोग कंपनी के फायदे के लिए गलत काम भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर का एक डायरेक्टर आकर हमें चेक करेगा, जो इंडिपेंडेंटली फेयर डिसीजन लेगा ताकि इन्वेस्टर का पैसा सही जगह लग सके। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जस्ट लाइक का एक ऑडिटर हो गया ना, जो प्रैक्टिसिंग वाला हो गया। अंदर के सीएस काम करते हैं, जो कंपनी के सगे होते हैं, जो गलत भी कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग वाले को बोला भैया तू आकर चेक कर ले। सेम होल टाइम डायरेक्टर क्या हो गया, कंपनी का सगा हो गया, एम्प्लॉय हो गया, जो कंपनी बोलेगी वो करेगा, उसके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन भैया इसमें हमारे इन्वेस्टर्स का भी तो पैसा लगा है, उन्हीं का ही तो लगा है, और किसका लगा है।
तो उनके काम को चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसकी एज होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स में दे रखी है। तो अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया, वर्ड टू वर्ड अभी नहीं डिफाइन, अभी नहीं समझाऊंगी, आगे चलकर समझाऊंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले लिस्टेड एंटिटी समझ में आ गया, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी समझ में आ गया, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आ गया, लिस्टिंग अग्रीमेंट आ गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए स्किप। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखोगे तो एप्लीकेबिलिटी, ये सेबी के एलओडीआर के रेगुलेशन किस पे एप्लीकेबल होंगे? इन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी पे होंगे, लिस्टेड एंटिटी पे होंगे। लिस्टेड एंटिटी में इन्होंने कहा कि भैया सुनो, नीचे ना कुछ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज है। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी फिर से पॉइंट रिपीट है, नीचे क्या क्या लिखा है बच्चा? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिखा है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिखा है। चलिए स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? इक्विटी और कन्वर्टेबल। ठीक है, लिस्ट है, क्या लिखा है बच्चा? मेन बोर्ड। कुछ सुना सुना लग रहा है? मेन बोर्ड सुना सुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ? नहीं, पहली बार सुन रहे हो बच्चा, अब बार बार सुनोगे। क्या लिखा है बच्चा? मेन बोर्ड, मेन बोर्ड लिखा है। और क्या लिखा है बच्चा? एसएमई एक्सचेंज लिखा है। फिर से और लिखा है बच्चा, क्या लिखा है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ये तीन वर्ड बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो। मेन बोर्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मेन बोर्ड बोले तो बच्चा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारी इंडिया में दो नेशनल लेवल में बच्चा स्टॉक एक्सचेंज है। ये नेशनल लेवल में मैंने दो स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताए। जहां कहीं भी इस चैप्टर में लिखा होगा कि मेन बोर्ड में लिस्ट है, मेन बोर्ड में लिस्ट है, मतलब कहां लिस्ट है? और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा हर बड़ी कंपनी जिसका मार्केट में ऑब्वियसली रेपुटेशन अच्छा है तो वो लिस्ट ही है। ठीक है, तो मेन बोर्ड में लिस्ट है मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा है एसएमई एक्सचेंज। एसएमई बोले तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब मैं छोटी कंपनीज की बात कर रही हूँ। स्मॉल कंपनी की बात कर रही हो बच्चा, मीडियम। लार्ज बड़ी कंपनी की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बड़ी कंपनी कहां लिस्ट है? मेन बोर्ड में। इन्होंने कहा छोटी कंपनी पिस जाएगी। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई छोटी कंपनी आएगी, स्मॉल कंपनी, मीडियम कंपनी आएगी तो वो छुप जाएगी, क्योंकि सबका ध्यान, सारे इन्वेस्टर का ध्यान किसमें होता है? बड़ी कंपनीज में होता है। बच्चा आपको मालूम होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज होती है, 50 कंपनीज होती है जो लिस्टेड होती है। तो बड़ी कंपनी हमेशा आगे आएंगी, छोटी कंपनी में तो कोई भाव नहीं देगा, उसमें ट्रेडिंग ही नहीं होगी। ट्रेडिंग ही नहीं होगी तो एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगी? डीलिस्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना, डीलिस्ट कब कब हो जाती है? प्रॉफिट छोड़ो, मैं इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ। अगर ट्रेडिंग ही नहीं होगी तो डीलिस्ट हो जाएगी, तो छोटी कंपनी तो हमेशा पीछे रह जाएगी। इन्वेस्टर ध्यान भी देना चाहेगा तो भीड़ में गुम हो जाएगी। इन्होंने कहा हमने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग से स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे। एक अलग जगह पर छोटी कंपनीज लिस्ट होती है, उस स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं बच्चा? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्सचेंज। एक्सचेंज बोले तो स्टॉक एक्सचेंज, इनका अलग से स्टॉक एक्सचेंज है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? पहला क्या है बच्चा? मेन बोर्ड, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें मेन वही 30-50 कंपनीज है। इन्होंने कहा छोटी कंपनीज के लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्सचेंज। जब ये छोटी कंपनी बड़ी हो जाएंगी तो ये लोग कहां जाएंगे? मेन बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तीसरा क्या लिखा है? इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। कुछ इनोवेटिव आइडियाज वाली कंपनी है, जो स्टार्टअप वाली कंपनीज है, इनको छूट मिलती है। वेरी गुड, है ना? लेकिन इन कंपनी को भी कोई नहीं देख रहा होगा। स्टार्टअप में हर कोई इन्वेस्टर थोड़ा भरोसा करता है। इन्होंने कहा इसके लिए भी हमने एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इनके लिए भी हमने क्या किया बच्चा? एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो एक्चुअली में सीन ये है, हम बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं, हर कॉमर्स का बच्चा जानता है ये तो। लेकिन अब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक जानोगे। एसएमई क्या है? एक अलग से प्लेटफॉर्म है छोटी कंपनीज के लिए और मीडियम कंपनीज के लिए। बड़ी कंपनी के लिए क्या है? मेन बोर्ड। इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म एक अलग से तैयार किया गया इनोवेटिव स्टार्टअप कंपनीज के लिए।
ताकि मैं बीइंग अ इन्वेस्टर किसी इनोवेटिव आइडियाज वाली कंपनी में अगर पैसा लगाना चाहती हूँ तो मैं इस प्लेटफॉर्म में जाकर लिस्ट देख लूं। मुझे छोटी कंपनीज को अगर देखना है तो मैं एसएमई के प्लेटफॉर्म में जाकर देख लूं, और अगर मुझे टॉप लेवल की लार्ज कंपनीज को देखना है तो फिर मैं कहां देखूंगी? मेन बोर्ड, बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक। यहां तक बात क्लियर है? यस यस, तीनों में, क्योंकि वो छोटी बड़ी लार्ज सब में लगाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। ठीक है, अब मैं आपको बच्चा ऑनलाइन दिखाने वाली हूं मेन बोर्ड और इसका छोटा इनोवेटिव आइडियाज वाला। क्लियर है बच्चा? चलिए ध्यान देंगे बच्चा, मैं आपको ऑनलाइन दिखा रही हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये मोनो दिख रहा है, इसका लोगो दिख रहा है, ये बीएससी लिखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है बच्चा? पक्का? बच्चा अब नोटिस करो, बीएससी लिखा है और बीएससी के बाजू में क्या लिखा है? फुल फॉर्म बताओ एसएमई का। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ही अपना ही एक दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ही एसएमई है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अलग से कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं बने हैं, इन्होंने ही एक प्लेटफॉर्म अलग से तैयार कर रखा है। तो वापस से अच्छे से देखो क्या लिखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बाजू में लिखा है एसएमई। ठीक है, अब मैं वापस जा रही हूं बच्चा, ये इसका मेन बोर्ड है, बाजू में एसएमई लिखा है क्या? ये इसका मेन बोर्ड है, यहाँ पे वही टॉप 30 है ना, ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 दिखेगी। इन्होंने ही अपना एक छोटी कंपनी का एक अलग से प्लेटफॉर्म, ताकि वो भीड़ में गुम ना हो जाए, इन्होंने ही अपना एक इनोवेटिव आइडियाज का अलग से प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है। क्या ये बात समझ आई? तो धीरे धीरे और इसमें हम गहरे होते जाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे, इन्होंने कहा स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कहां लिस्टेड है, चाहे वो मेन बोर्ड में, चाहे एसएमई में, चाहे इनोवेटर ग्लोब प्लेटफॉर्म। क्लियर है? चलिए फिर उन्होंने बच्चा शॉर्टकट लिखा है एनसीडी, एनसीआरपी। बच्चा अभी मैंने आपको पढ़ाया, एनसीडी क्या है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इन शॉर्ट में कह रही हूँ, जितनी भी सारी बातें लिखी है ना, जितनी भी सारी बातें लिखी है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसिप्ट अभी पढ़ा, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, एनी अदर जो सेबी स्पेसिफाइड कर दे। इन शॉर्ट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेबी के एलओडीआर किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी अपनी ये डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज अगर इश्यू करती हैं तो उनपे पूरे सेबी के रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है बच्चा? चल, द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन, जो एलओडीआर की रेगुलेशन है, बिकम एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटी। इन्होंने कहा लिस्टेड एंटिटी पे एप्लीकेबल होता है, बेस होता है। क्या बेस होता है बच्चा? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया आगे चल के और डिटेल में समझेंगे। इन्होंने कहा लिस्टेड एंटिटी हम देखेंगे मार्केट में क्या इसकी वैल्यू है। कंटिन्यू, एक बार मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया में आप आ गए, आपको कंटिन्यू सेबी के एलओडीआर फुलफिल करने पड़ेंगे। इवन जो लिमिट है उसके, एक बार लिमिट टच हो गई, एक बार आपने लिमिट टच कर ली, अब लिमिट टच हो गया, आपको हमेशा ये क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। भले लिमिट थोड़ी सी नीचे गिर जाए तब भी से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लिमिट टच हो गए, आपको सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से, कैसे, ये सारी चीजें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चा। लिस्टेड एंटिटीज, लिस्टेड कंपनी को क्या क्या ऑब्लिगेशंस है? नाम ही क्या था? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस। तो क्या क्या ऑब्लिगेशंस है? अभी जो जो नाम बताए, इन्होंने कहा कुछ कॉमन ऑब्लिगेशन है। कॉमन ऑब्लिगेशन मतलब जो किसको फॉलो करने पड़ेंगे? सारी लिस्टेड कंपनी को, सबको। कुछ ऑब्लिगेशन है जो किनको फॉलो करने पड़ेंगे? आईटेक्स कंपनी ने अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू किए हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू किए मतलब क्या किया है? इक्विटी और कन्वर्टेबल। तो हमें क्या क्या फॉलो करना है? कॉमन, ये तो सबको करना है, जो कंपनी लिस्ट है सबको करना है। मैंने और कौन सा किया बच्चा? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो मुझे बस ये दो फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये नहीं किया, मैंने कौन से किया है? नॉन कन्वर्टेबल या फिर नॉन रिडीमेबल। तो उन्होंने कहा फिर इसके लिए अलग है। या फिर मैंने स्पेसिफाइड किए नॉन कन्वर्टेबल डेट, रिडीमेबल या फिर बोथ, तो उसके लिए अलग है। मैंने इश्यू किया है कौन सा? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बाहर की कंपनी करेगी, तो उनके लिए रेगुलेशंस अलग।
लेकिन जो ये पहला वाला है ये किसको करना पड़ेगा? सबको। पहला वाला जो ऑब्लिगेशन है सबको फुलफिल करना पड़ेगा, बाकी सारे इन्होंने कहा डिपेंड्स आपने कौन से सिक्योरिटीज इश्यू करिए। मार्केट में जैसे जैसे सिक्योरिटीज इश्यू करोगे वैसे वैसे आपके कंप्लायंसेस बढ़ते जाएंगे। कॉमन तो सबको करना है, जो लिस्ट हो गई। क्लियर है? नाम देखो, लिस्टेड जिसने क्या इश्यू किया है, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर सिक्योरिटी रेट्स या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, मतलब सबके लिए रेगुलेशंस अलग है। लेकिन क्या आपको सबके रेगुलेशंस दे रखे हैं? नहीं, चैप्टर तो ओवरव्यू है, इन्होंने ये ओवरव्यू दिया है। ये आपको एक तरीके से बस बता रहे हैं कि आप जिस कंपनी में काम करोगे अगर लिस्टेड है तो एक कॉमन तो सबको करने हैं, उसके बाद डिपेंड्स कौन सी सिक्योरिटीज इश्यू करी, इससे कंप्लायंसेस आपके और डबल ट्रिपल होते जाएंगे। आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है बच्चा? आपके सिलेबस में वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाले ऑब्वियसली कॉमन ऑब्लिगेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक बैकग्राउंड चल रहा है। सबसे पहले बैकग्राउंड में देखो क्या लिखा है, कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। अभी क्या पढ़ रहे हैं? सारी लिस्टेड कंपनी को ये करना है, सारी लिस्टेड कंपनी को ये करना है। जनरल ऑब्लिगेशन सारी लिस्टेड कंपनीज को फॉलो करना है। अब ध्यान देंगे बच्चा, यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिख रही है कंप्लायंस ऑफिसर, यहाँ पे रेगुलेशन नंबर नहीं दे रखा है। रेगुलेशन नंबर 6 दिख रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लाइन से रेगुलेशन हम पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे? 6 से चालू होगा और कहां तक चालू होगा? 14 तक। इन्होंने यहाँ पे जनरल ऑब्लिगेशन जो सारे लिस्टेड कंपनी को फुलफिल करने, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई है। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चा? क्लियर है? तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले पुराना पहले मार्क करेंगे। ठीक, चलिए बच्चा ध्यान देंगे। अब जनरल ऑब्लिगेशन पढ़ने वाले, सबसे पहला रेगुलेशन नंबर 6, ये तो रट जाना चाहिए, रेगुलेशन नंबर 6 रट जाना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए है। हर लिस्टेड कंपनी को क्या अपॉइंट करना है बच्चा? कंप्लायंस ऑफिसर, ताकि वो उसके पूरे के पूरे ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करवा सके, फुलफिल करवा सके। तो ये कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है? एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी लिखा है बच्चा, कंपनी सेक्रेटरी। तो हर लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी है कि उन्हें क्या रखना है बच्चा? एक सीएस रखना ही रखना है, क्योंकि इतने सारे एलओडीआर के रेगुलेशन कौन फुलफिल करवाने वाला है? सीएस। मुझे बताओ कि बस एलओडीआर के अभी इतने सारे जो रेगुलेशन है सेबी के, वो कौन फुलफिल करवा रहा है? सीएस। लिस्टिंग अग्रीमेंट एंड ऑल ये सब पूरा एक सीएस करवाता है। अब इन्होंने कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, मतलब ये आप लोग के काम बताए हैं। काम नंबर 1 क्या लिखा है? इंश्योर करना। क्या इंश्योर करना? कंफर्मिटी विद द रेगुलेटरी प्रोविजन एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटी इन द लेटर एंड द स्पिरिट। मतलब इंश्योर करेगा कि जितने भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बोले जा रहे हैं, उन सबको इंश्योर करवाना। मतलब जो कुछ पढ़ रहे हैं आपको इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको नॉलेज रहे और आप ये कंपनी से करवा सको। पहला पॉइंट समझ में आया? सिंपल। कोऑर्डिनेट करवाना है तुम लोग को, कोऑर्डिनेशन करवाना है, रिपोर्टिंग देनी है। किसको बच्चा? ये स्टॉक एक्सचेंज सेबी की बात हो रही है, ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं। क्या लिखा है? सेबी। सेबी बोर्ड लिखा है ना? तो अच्छा तुम लोग उस मेन बोर्ड में चले गए, मेन बोर्ड में मत जाओ यार, है ना? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। बोर्ड बोले तो सेबी। भैया सेबी बार बार बोलता था ना ये मांग लो वो मांग लो, वो सब कौन देने वाला होता था? सीएससी होता है। तो कोऑर्डिनेट करेगा और रिपोर्टिंग करेगा। सेबी को जो कुछ भी देना है वो देने वाला कौन है बच्चा? एक कंप्लायंस ऑफिसर, एक सीएस है। ठीक है, सेबी मांगेगी जो वो, और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और क्या लिखा है? डिपॉजिटरी। इन सबका कोऑर्डिनेटर कौन है? सीएस है, क्योंकि ये कंपनी को देना है। कंपनी को देना है तो क्या कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे रहे हैं क्या? भैया उनको तो पता ही नहीं है, वो तो धंधा कर रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। ये कंप्लायंस ऑफिसर है जो कि कंपनी से सारे कंप्लायंसेस करवाएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सारे काम करवाएगा। बात समझ में आ गई? पहला बोल रहा है जो भी रेगुलेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल है, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल है, इंश्योर करवाए कि हो जाए। होने के बाद आपको कोऑर्डिनेट करना और रिपोर्टिंग करना है इन 3 लोगों को, सेबी को, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को और डिपॉजिटरी को। इंश्योर करना है करेक्ट प्रोसीजर, जो प्रोसेस दी जाती है, टाइम लिमिट दी जाती है हर जगह, इंश्योर करना है विद इन, है ना, करेक्ट प्रोसीजर फॉलोड हो और रिपोर्ट हो जाए टाइमली, सारी चीजें क्लियर है। मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करना है बच्चा? ईमेल एड्रेस ऑफ क्या लिखा है?
ग्रीवेंस रिड्रेशल डिवीजन, मतलब कि जितने भी इन्वेस्टर्स है जिनको प्रॉब्लम हो रही है कंपनी से, अब वो इन्वेस्टर कंपनी को कंप्लेन करेंगे हमें ये दिक्कत है, उनकी प्रॉब्लम का समाधान उनको मिलना चाहिए। तो ये मॉनिटर करने का काम किसका है बच्चा? सीएस का। इन शॉर्ट बताओ मुझे उन्होंने कितने काम बताए हैं? 4। ये 4 काम में सारी बातें कवर कर ली है। पहली में क्या बोल दिया? जितने भी रेगुलेटरी प्रोविजंस है, जितने भी रेगुलेटरी प्रोविजन है उन सबको क्या कराओ? इंश्योर कराओ, कंफर्म कराओ कि भैया काम सही तरीके से हो रहे। बच्चा कोऑर्डिनेट और क्या करो? रिपोर्ट करो। किसको? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी। इंश्योर करो कि सारी करेक्ट प्रोसीजर जो लॉ में लिखे वही प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप लॉ का पालन कर रहे हो। और फाइनली जितनी भी प्रॉब्लम्स है इन्वेस्टर्स की उनको मॉनिटर करो कि सही तरीके से रिजॉल्व की जा रही है कि नहीं। ये कंप्लायंस ऑफिसर कंपलसरी अपॉइंट होगा हर लिस्टेड कंपनी में, और उस सीएस के काम ये होंगे। बात समझ में आ गई? तो आप कंपलसरी अपॉइंटेड होते हो हर लिस्टेड कंपनी में। समझ में आ गया? चलो रेगुलेशन नंबर 6, आप हमेशा रेगुलेशन नंबर 6 को याद कर लेंगे, मुझे आपके आंसर में चाहिए। रेगुलेशन 6 एज पर दी सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। समझ में आया कि हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है? एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। ये कंप्लायंस ऑफिसर होता कौन है? क्वालिफाइड सीएस, मतलब आईसीएसआई इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड सीएस होना चाहिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये 4 बातें हैं। क्लैरिटी? चलिए, इन्होंने कहा एक रेगुलेशन नंबर 7 है, हर लिस्टेड कंपनी को क्या अपॉइंट करना है? शेयर ट्रांसफर एजेंट। कुछ सुना सुना लग रहा है, इंटरमीडिएट भी होता है, लेकिन ये किसके लिए काम करता है? कंपनी के लिए। वेरी गुड, आरटीए पढ़ा था है ना? हर लिस्टेड, रेगुलेशन नंबर 7 बोलता है हर लिस्टेड कंपनी को द लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट क्या? शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैनेज द शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस। बड़े लेवल में एजेंट या फिर इन हाउस फैसिलिटी दे दो, मतलब ये कंपनी के अंदर क्या करेगा? पूरा का पूरा जितना भी ट्रांसफर हो रहा है वो वाला पूरा काम देखेगा, मेंटेन करेगा। रेगुलेशन 8 बोलता है कॉपरेशन करिए, कॉपरेट करिए किनके साथ? इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट की पूरी लिस्ट जो कि रजिस्टर्ड है किसके पास? सेबी के पास। वेरेवर एप्लीकेबल द लिस्टेड एंटिटी कॉपरेट करे, सबमिट करे करेक्ट एडुकेट इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे इंटरमीडिएट जो रजिस्टर्ड है सेबी के पास। एक आध एग्जांपल देके उन्होंने बता दिया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं जो इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड है। पहला नाम क्या लिखा है बच्चा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दूसरा नाम क्या लिखा है? स्टार टू इनिशी। तीसरा नाम क्या लिखा है? शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये दो टर्म तो अच्छे से समझते हैं, रजिस्ट्रार टू इनिशी और शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये तो समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दोनों एक ही काम कर लेते हैं, फिर अलग अलग भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ये इसको हमने अभी ज्यादा अच्छे से नहीं समझा है, समझा देती हूँ। चल, क्या लिखा है? वापस से वो टर्म यूज करो। क्या लिखा है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कंपनी अक्सर लोन लेती रहती है। कंपनी जब अक्सर लोन लेती है बैंक से, तो समझना बच्चा, बैंक लोन देने से पहले चेक कर लेगा कि भैया ये कंपनी मेरा लोन वापस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में कुछ एजेंसीज बनी है जो रेटिंग देती है। वेरी गुड, है ना? ग्रेडिंग दे दिया। ठीक है, किसको ग्रेड दे दिया बच्चा? कंपनी को, कि इस कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, इसकी अच्छी नहीं है, इसकी मीडियम है। अब जब बैंक लोन देगा तो इन एजेंसी की रेटिंग को क्या करेगा? चेक करेगा। आईटेक्स कंपनी एसबीआई बैंक के पास जाकर जा रहा है कि भैया लोन दे दो, तो वो कहेगा कि आपको क्या रेटिंग मिली है। ठीक है, तो उस रेटिंग को पहले देखेगा। तो मुझे मेरी कंपनी को एक एजेंसी से अपने आप को पहले रेट करवा लेना है, और ये रेट किसको दिखाना है? बैंक को। बैंक देखेगा, ठीक लगेगा तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा, क्योंकि इतने धोखे हो रहे हैं ना हमारे बैंकों के साथ, तो इसलिए ये सारे काम चालू हो गए। तो ये इंटरमीडिएरीज है जिसने अपने आप को सभी के पास रजिस्टर्ड किया होगा, जिसने बोला मेरा काम क्या है? कंपनी को रेट देना। क्या, किस चीज के लिए रेट देना? उनकी क्रेडिटेबिलिटी को लेकर। तो जो वो एजेंसी इंटरमीडिएट जो रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये देते हैं किसको? कंपनी को। चेक कौन करता है? बैंक, लोन देने से पहले। बात समझ में आए? बैंक ने चेक नहीं किया और ऐसे ही लोन दे दे तो फिर वो बैंक की गलती। कोई नई कंपनी तो लिस्ट वैसे ही नहीं हो सकती।
उनका फिर अलग तरीके से होता है, उनका प्रोस्पेक्टस देखे जाते हैं फ्यूचर के, है ना। लेकिन कोई भी नई नवेली कंपनी लिस्ट नहीं होती है, रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि पुराना पास देखा जाता है, क्योंकि कंपनी का लिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चा, ठीक है। उनकी पूरा पीछे का पास रिकॉर्ड देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ बच्चा बोल। चलिए बच्चा, तो इन शॉर्ट रेगुलेशन नंबर 6, हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। वो कंप्लाइंस ऑफिसर वन एंड ओनली सीए हो सकता है क्या, सीएमए हो सकता है क्या, लॉयर हो सकता है क्या, सीएसी होगा कंप्लाइंस ऑफिसर हमेशा, ठीक है। चलिए, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है और कॉपरेट करना है इंटरमीडियरीज के साथ हर लिस्टेड कंपनी को। तो भैया पूरी इंफॉर्मेशन दो ना, सही, इस एजेंसी को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तब जाकर वो चेक करके बता पाएगा ना कि मेरे हिसाब से मैं क्या रेटिंग दे रहा हूं, ठीक है। रजिस्ट्रार को पूरी इंफॉर्मेशन दोगे तभी तो वो रजिस्टर मेंटेन करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन दोगे तभी तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर का काम करेगा। और एक्सेट्रा लिख दिया उन्होंने, कहा जितनी भी इंटरमीडियरीज है। नेक्स्ट, हर लिस्टेड कंपनी को डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, सेव करके रखना है कुछ टाइम तक। इन्होंने कहा कंपनी को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि वो डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिजर्व करके रख रहे हैं, कितने टाइम के लिए। इन्होंने कहा इसकी दो कैटेगरी, कितनी कैटेगरी बच्चा, दो। पहली कैटेगरी है बच्चा परमानेंट, अगर पहली कैटेगरी परमानेंट है तो ऑटोमेटिक दूसरी कैटेगरी क्या होगी, टेम्परेरी। इन्होंने कहा भैया कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लाइफ टाइम परमानेंट आपको प्रिजर्व करके रखने हैं, संभाल के रखने, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको लाइफ टाइम संभाल के नहीं रखने, आपको मिनिमम क्या लिखा है, नॉट लेस देन, कम से कम कितने साल तक के लिए, 8 साल के लिए। जैसे जैसे मैं कह रही हूं मेरी कंपनी 10 साल पुरानी, मेरी कंपनी कितने साल पुरानी हो गई, 10 साल, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट कितने प्रिजर्व करके रखने हैं, 8 साल के, ठीक है। जो लास्ट के जो 2 होंगे वो अगर नहीं भी प्रिजर्व करके रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बार बार पढ़ा है कि सभी चाहे तो इंक्वायरी कर सकता है ना, सीजीआई तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सारी चीजें पढ़ी ना। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे तो आपके पिछले 8 साल तक के रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं कि मांगेंगे, हमें देने पड़ेंगे। लेकिन पिछले 20 साल के रिकॉर्ड मांग सकते हैं क्या, नहीं। इन्होंने कहा डिपेंड डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट किस नेचर का है। अगर परमानेंट नेचर का है तो 20 साल पुरानी वाली बातें भी संभाल के रखनी है, ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट किस नेचर का है कि बस 8 तक संभाल के रखना था, तो भैया बाकी के पुराने फेंक दो, खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब भी करप्शन और रक्षण करने की बात आती है ना बच्चा, इनकम टैक्स में भी बहुत डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसे लिखा रहता है कि 8 साल तक के डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखने। अगर आपका पिछले 8 साल तक का में है ना, आपको बस इतनी सेफली रहना है कि बात अगर 10 साल पुरानी हो गई तो फिर आपका वो गड़े मुर्दे कोई उखाड़ नहीं पाएगा। बस 8 साल का वो जेस्टर पीरियड खत्म हो जाना चाहिए। तो वो तो चलो डिटेलिंग है, इंटरेस्टिंग बात इसलिए मैंने आपको बता दी। लेकिन डिपेंड वो डॉक्यूमेंट कौन सा है। डॉक्यूमेंट अगर किस कैटेगरी में आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है, परमानेंट, हमेशा संभाल के रखना है, सीजी मांगेगा तो देना पड़ेगा। वो कैटेगरी टेम्परेरी में आ रहा है तो हमें बस कितने टाइम के लिए, 8 साल के, ठीक है। हर लिस्टेड कंपनी को बोला भाई तुमको 2 कैटेगरी बनानी है, परमानेंट, वो कैटेगरी वो नहीं बनाते, सेबी ने दे रखी है कि भैया सुनो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ टाइम, ये वाले 8 साल तक बस, ठीक। कंपनी को हुए 5 साल है तो 5 साल के यार, ठीक है, कॉमन सेंस। चलिए, मैं कीप द डॉक्यूमेंट इन में ऑप्शन। जब से चीजें ऑनलाइन आ गई है बच्चा, तो इन्होंने कहा भैया इलेक्ट्रॉनिकली भी रखो, इलेक्ट्रॉनिक रखो मतलब इन सिस्टम में संभाल के रखो, सेव करके रखो, स्कैन करके रखो, ठीक है। बच्चा ऑनलाइन संभाल के रखना ज्यादा अच्छा है, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। फिजिकल में खुद आपने देखा है, जितने सरकारी दफ्तर है देखे आपने, फाइल भरी पड़ी रहती है, खतरनाक। एक दिन बाढ़ आ जाए, एक दिन आग लग जाए, सब खाक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन रखो, ड्राइव में रखो। लेकिन बच्चा इतने हैंग सिस्टम है, चोरी हो जाते हैं, ये सब है, तो हर चीज के फायदे नुकसान है ना, दोनों में रखो। तो बच्चा हर तरीके से आपको संभाल के रखना है, हर चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है। इन्होंने कहा कंपनी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जब इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी, इंक्वायरी करेगी, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, रेगुलेशन 6 क्या बोलता है, कंप्लायंस ऑफिसर। 7 क्या बोलता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट। 8 क्या बोलता है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट। 9 क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट का प्रिजर्वेशन। मेरी डिजायर ये है कि रेगुलेशन 6 तो रट जाना चाहिए। 6 में क्या है,
7 8 ऐसे नंबर याद ना हो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं पूछती रहूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 क्या बोलता है, हेडिंग से समझो, इंफॉर्मेशन जो जो मांगी गई है उसे क्या करना है, फाइल करना है। लिस्टेड एंटिटी को फाइल करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, जो जो मांगा जा रहा है, सिंपल। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, बच्चा समझना, कुछ टर्म्स है जो बार बार आएंगे, ठीक है, जिसमें से वन ऑफ देम है अरेंजमेंट। जहां कहीं भी अरेंजमेंट वर्ड आएगा दिमाग में क्लिक होना चाहिए मर्जर अमलगमेशन। दिमाग में क्या क्लिक होगा, मर्जर अमलगमेशन। समझते हैं मर्जर अमलगमेशन, दो कंपनी आपस में मिलकर काम कर रही है, दैट वाज मर्ज होना, दैट वाज अमलगमेट होना, ठीक है। स्कीम है, किसकी स्कीम है, अरेंजमेंट में। तुम एक कंपनी हो, तुम एक कंपनी हो, दोनों कंपनी मिलकर बिजनेस करने का सोच रहे, तो पहले एक स्कीम तैयार की जाएगी ना, जो आपसे चेक करवाई जाएगी कि आगे चल के तुम लोग कैसा काम करने वाले हो, तुम लोगों से भी चेक करवाई जाएगी, दोनों की अप्रूवल होगी, दोनों की अप्रूवल होगी, शेयर होल्डर की, ऑब्वियसली एसआर पास किया जाएगा, है ना। दोनों हाँ बोलेंगे तभी तो मिलकर काम कर पाओगे। एक ने हाँ बोला दूसरे ने ना बोला तो क्या मर्जर होगा, मर्जर ही नहीं होगा भैया। मालिकों से पूछा जाएगा, शेयर होल्डर हो तुम, अपनी कंपनी के मालिक हो, तुम अपनी कंपनी के मालिक, दोनों की हामी होगी तो मर्जर होता है, अदरवाइज मर्जर नहीं होता है। आपने देखा वोडाफोन कंपनी और आइडिया कंपनी साथ में काम कर रही है, तो दोनों की कंपनी के शेयर होल्डर से 75% की रेजोल्यूशन पास करवाए गए होंगे, कोई एक भी ना बोलती तो क्या साथ में काम करते नहीं, तो बड़े लेवल में भैया शेयर होल्डर से पूछा गया। तो स्कीम जो है अरेंजमेंट की, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आएगा तो समझ जाने किसी बात हो रही है, मर्जर अमलगमेशन। ये मैंने जनरल ओवरव्यू में बताया, अभी डिटेल पढ़ते। हर लिस्टेड कंपनी इंश्योर करेगी, अगर आपकी स्कीम कौन सी है, अरेंजमेंट, फिर ऐसे स्लैश है, अरेंजमेंट बोले तो अमलगमेशन, फिर स्लैश है या फिर मर्जर। आप इसे क्या बोल सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, पहले सिंगल सिंगल काम कर रहे थे अब मिलके करोगे, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। या फिर कैपिटल को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। कुछ लोग हाँ बोल रहे, कुछ लोग ना बोल रहे, ना बोलने वाले भग जाओ यहाँ से, हाँ बोलने वाले कंटिन्यू करो। ना बोलने वाले 25% लोग तो थे, आपके 25%, आपके 25%, हमें हामी कितने की चाहिए, 75 की, 75 आगे चल के कंटिन्यू करेंगे। ए कंपनी बी कंपनी साथ में मिलकर कंपनी बना रही है ए बी कंपनी, जिसको साथ छोड़ना है छोड़ दो, ठीक है। चलिए एक्सेट्रा जो भी बोल रखा है इन्होंने। टू बी प्रेजेंटेड, जो ये स्कीम है, जो ये स्कीम है बच्चा, मेंबर्स होते हैं भोले भाले, मेंबर्स क्या होते हैं, भोले भाले। ये स्कीम कौन तैयार कर रहा है, ऑब्वियसली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्कीम ऐसे कैसे तैयार करेंगे, लॉ का कंप्लायंसेस करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, तो आएगा भैया हमारा कंप्लायंस ऑफिसर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करेगा कि चलो मिलकर काम करेंगे, वोडाफोन कंपनी और आइडिया कंपनी मिलकर काम करेंगे, लेकिन लॉ का प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। इसे गाइड करने के लिए कौन आएगा, सीएस, कंप्लायंस ऑफिसर। तो कंप्लायंस ऑफिसर स्कीम तैयार करेगा एज पर लॉ। तो जो ये स्कीम है, जो भी इन्होंने इतने सारे नाम बताए, टू बी प्रेजेंटेड, बच्चा यहाँ कोर्ट लिखा है और फिर ट्रिब्यूनल लिखा है। एक जमाने में हाई कोर्ट हुआ करता था, हाई कोर्ट के सारे काम किसके पास ट्रांसफर हो गए बच्चा, एनसीएलटी, कंपनीज एक्ट की बात कर रही हूँ, कहाँ ट्रांसफर हो गए, एनसीएलटी। अब हाई कोर्ट नहीं होता है, लेकिन आपको लॉ में हाई कोर्ट भी वर्ड ये यूज करते जाएंगे। तो हाई कोर्ट के बाद और लिखा है ना बच्चा, तो कोर्ट लिखा है, बिल्कुल परेशान मत होना दीदी इन्होंने तो कोर्ट बोल दिया, कोर्ट में तो जाता ही नहीं मैटर। हाँ बच्चा सच में नहीं जाता है, लेकिन पुराने टाइम पे कोर्ट हुआ करता था, इसलिए लोग बार बार पैरेलली लिखेंगे। क्लियर है बच्चा। चलिए हमें अपनी स्कीम कहां दिखानी है बच्चा, ट्रिब्यूनल में, एनसीएलटी में, ठीक है। इन्होंने कहा ट्रिब्यूनल भी चेक करेगा, ठीक है। स्कीम टू बी प्रेजेंटेड, कौन सी स्कीम, यही सारी मर्जर अमलगमेशन की स्कीम। टू बी प्रेजेंटेड ट्रिब्यूनल डज नॉट इन एनी वे, स्कीम को चेक किया जाएगा बाय द ट्रिब्यूनल, और क्या चेक करेगा कि वायलेशन नहीं किया, किसका वायलेशन, लॉ का। ओवरराइड लिमिट, जो भी सिक्योरिटीज लॉ का है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है, आपको प्रॉपर लॉ फॉलो करना है स्कीम बनाते वक्त, दैट्स इट। हेडिंग क्या लिखा है वापस देखो, हर लिस्टेड कंपनी को अगर वो प्लान कर रही है मर्जर अमलगमेशन का, तो उसकी तैयार करो एक स्कीम, कुछ नहीं एक डॉक्यूमेंट तैयार करो जिसमें लिखा होगा कैसे काम करोगे, क्या होगा। इसके इतनी डिटेलिंग तक लिखी रहती है कि भैया इस कंपनी के बस क्या शेयर होल्डर है, एम्प्लॉय नहीं है क्या, तो एम्प्लॉय का क्या होगा, कैसे कंटिन्यू करेंगे, कितने क्या सैलरी मिलेगी, किसका क्या पोजीशन होगा, ये सब इतनी डिटेलिंग में लिखा जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे इतनी डिटेलिंग बताएंगे क्या, नहीं। फाइनल में पूरी डिटेलिंग पढ़ने वाले हो, मैंने बताया ना मर्जर अमलगमेशन का अलग से चैप्टर आएगा, तो पूरी डिटेलिंग पढ़ने वाले हो, कैसे क्या स्कीम फॉलोड होगी, सीएस तुम लोग कोई बनाना है,
क्योंकि तुमको बनाने से तुमको स्कीम बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो भी स्कीम है तैयार हो जाएगी, ट्रिब्यूनल के पास रखा जाएगा, ट्रिब्यूनल चेक करेगा एज पर लॉ है कि नहीं। तो हर लिस्टेड कंपनी को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर मर्ज करेगी तब ना, जब मर्ज ही नहीं कर रहे तो क्यों करेंगे, समझ में आया। तो हर लिस्टेड कंपनी अगर मर्जर करने का सोच रही है तो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ, कौन किसको डिविडेंड देता है, कंपनी शेयर होल्डर्स को। इंटरेस्ट भी देती है ना अगर डिबेंचर है तो, रिडीम भी करती है ना, रिपे भी करती है, जो कुछ भी। लिस्टेड एंटिटी शेल यूज एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मोड। आज के टाइम पर एक मोड आ गया दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक, सारे काम इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी करो, ठीक है। तो शेल क्या बोल दिया है, शेल करना ही पड़ेगा। मे और शेल में डिफरेंस होता है। शेल यूज एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे तरीके, जो भी आरबीआई ने बोल रखा है, ठीक है, आरबीआई ने जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग आप दे दीजिए। क्लियर है, सिंपल बात ही है। हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, ध्यान दो इधर, रेगुलेशन 13, हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, ये ग्रीवेंस किसकी होंगी, इन्वेस्टर्स की। शिकायत करूंगी कंपनी से, है ना। लिस्टेड एंटिटी को इंश्योर करना है, एडुकेट से, वो सारे स्टेप्स ले, है ना, जिससे एक्सपीडिशन मतलब जल्दी से जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इंश्योर करो, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर के कंप्लेन आते हैं इंश्योर करो, ठीक है। स्कोर क्या है, सीएसईटी में थोड़ा थोड़ा सुना है, ठीक है, कोई बात नहीं, बता रही। स्कोर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर शिकायत करते हैं। इसका फुल फॉर्म पढ़ा होगा, क्या है इसका फुल फॉर्म, गूगल सर्च करो जल्दी, समझो क्या है फुल फॉर्म। एस रिप्रेजेंट करता है सेबी, कंप्लेन रिप्रेजेंट करता है सीओ दोनों को, आर ई एस रिप्रेजेंट करता है बच्चा रिड्रेस सिस्टम को। क्या बात समझ में आ रही है, नाम से ही समझो, सेबी के पास क्या जा रही है, कंप्लेन, और वो उसे क्या कर रहा है, रिड्रेस कर रहा है। इन्होंने कहा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टर यहां आकर शिकायत करो। इन्वेस्टर तुम जिसके अगेंस्ट शिकायत करोगे कंपनी, है ना, उस कंपनी के अगेंस्ट सेबी भी खड़ी हो जाएगी और एक्शन लेंगे, ठीक है। तो हर लिस्टेड कंपनी एक काम करेगी, वो काम क्या है, इन्वेस्टर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, और इंश्योर करेगी कि भैया सब स्कोर के थ्रू उसके पास शिकायत आ जाए, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, फीस एंड अदर। ये लिस्टिंग एग्रीमेंट किसके साथ हो रहा है, सेबी के रेगुलेशन कौन फॉलो क्यों करने पड़ रहे, क्योंकि हम कहां लिस्ट है, लिस्ट। फोकट में होगा कुछ फीस और जितने भी चार्जेस है हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को पे करना है, नहीं तो भैया वो पेनल्टी लगा देगी तुमको, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी पे ऑल दी फीस एंड चार्जेस जब वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के। हम पढ़ क्या रहे बच्चा, कॉमन ऑब्लिगेशन बोल रहे हो, जनरल ऑब्लिगेशन बोल रहे हो, हर लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी कंपनी में एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, सारे इंटरमीडिएट से कोऑपरेट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखो। दो कैटेगरी, कुछ तो है हमेशा के लिए और टेम्परेरी। मिनिमम आपकी खुद की इच्छा है ज्यादा साल तक संभालना है, संभाल लो, लेकिन मिनिमम 1 साल तो संभालना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन की सारी फाइलिंग करनी पड़ेगी जो भी स्टॉक एक्सचेंज को देना है। अगर आपकी कंपनी अरेंजमेंट करती है, अरेंजमेंट बोले तो मर्जर एमलगेमेशन रिकंस्ट्रक्शन जो भी है, तो भैया याद रखना ट्रिब्यूनल से चेक करें और ट्रिब्यूनल ये सारी चीजें चेक करेगा। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रिडम्पशन, रिपेमेंट, ये सारी चीजें किसके मोड, इलेक्ट्रॉनिक, जो आरबीआई ने, ठीक है, आरबीआई बताएगी इलेक्ट्रॉनिक, कोई दूसरे मोड से मत लेकर आओ, ठीक है। चलिए आपको क्या देना पड़ेगा, ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म, एक सिस्टम देना पड़ेगा जिससे इन्वेस्टर की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। हर लिस्टेड कंपनी को एक करना है, क्योंकि मेन पर्पस क्या है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और फाइनली स्टॉक एक्सचेंज को फीस देते रहना, चार्जेस देते रहना, नहीं तो काहे के लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स फटाफट मार्क करेंगे बच्चा। अब बच्चा कंप्लायंसेस अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, अब क्या क्या कंप्लायंसेस करना है, अब आपका काम चालू, अपॉइंट कर लेना आपको, हर लिस्टेड कंपनी आप लोग को अपॉइंट करेगी, हो गए अपॉइंट। अब पूछो ना काम क्या है, आ जाओ। लिस्टेड एंटिटी को कंप्लाई करना है, फॉलोइंग कंप्लायंसेस, बच्चा नाम देखो क्या लिखा है, वन टाइम कंप्लायंसेस,
क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इवेंट बेस्ड, पूरी लिस्ट आएगी। वन टाइम कंप्लायंसेस की लिस्ट, क्वार्टरली की लिस्ट, हाफ ईयरली की लिस्ट, ईयरली की लिस्ट, इवेंट बेस्ड, सबसे ज्यादा इवेंट बेस्ड है। ये क्या है, इन्होंने कहा जब जब ये सिचुएशन आएगी आपको क्या करना है, कंप्लायंसेस करना है। चलिए सबसे पहला कंप्लायंसेस आपको कौन सा करना है, वन टाइम। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वन टाइम कंप्लायंसेस बताइए। इस वन टाइम कंप्लायंसेस का सबसे पहला काम क्या है, रेगुलेशन 6 से कुछ क्लिक होना चाहिए। कंपनी को पता ही नहीं, लिस्टेड कंपनी को, कि सबसे पहला काम क्या है, कंप्लायंसेस करने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर चाहिए ना। हमारा तो मेन काम ही यही है, कंप्लायंसेस। ये हमें अपॉइंट कर लिया ना, बाकी सब होता जाएगा, ठीक है। रेगुलेशन 6 का सब रेगुलेशन 1 बोलता है लिस्टेड कंपनी अपॉइंट करे भैया सीएस को एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, तो हमारी पोजीशन कंप्लायंस ऑफिसर की होती है। यही वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इवेंट पे सब हम करवाएंगे। रेगुलेशन 7 से भी कुछ क्लिक होना चाहिए, शेयर ट्रांसफर एजेंट। हर लिस्टेड, अब सीएस को अपॉइंट कर लेना, सीएस अब बताना चालू करेगा ना कि भाई सुनो शेयर ट्रांसफर एजेंट भी अपॉइंट करो, ठीक है। तो हर लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, शेल अपॉइंट। इन्हें वन टाइम क्यों बोला गया है, एक बार अपॉइंट करो, फुर्सत फुर्सत हो जाओ, ठीक है बच्चा। अगर कंप्लायंस ऑफिसर ने अगर रिजाइन कर दिया तो दूसरा, है ना, तो ये वन टाइम ही है। हर साल बार बार करना है क्या, क्वार्टरली करना है क्या, हाफ ईयरली करना है क्या, नहीं। इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चा, वन टाइम। एक बार करो, जैसे लिस्टेड होते हो वन टाइम कंप्लायंसेस क्या है, ठीक है। अपॉइंट करो सीएस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, अपॉइंट करो शेयर ट्रांसफर एजेंट, या मैनेज करो शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस, ठीक है। इन हाउस मतलब अपने पास ही, ठीक है। चलिए, however in case in-house share transfer facility is when the total number of shareholders, आपके टोटल नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स, आप एक लिस्टेड कंपनी हो, आपके शेयर होल्डर्स एक्सीड होते हैं कितने, ज्यादा, 1 लाख। मतलब शेयर होल्डर्स का काम ज्यादा, आपकी कंपनी के मेंबर्स कितने सारे हैं, कितने सारे हो गए, 1 लाख से ज्यादा हो गए। इनका मैनेजमेंट क्या कंपनी संभाल पाएगी, इन्हीं को देना पड़ेगा ना। शेयर ट्रांसफर अलग से हमने एक एजेंसी अपॉइंट कर लिया, एक एजेंट अपॉइंट कर लिया, भाई तू देख, क्योंकि 1 लाख का मैनेजमेंट, रजिस्टर मेंटेन करना, उनका ट्रांसफर करना, ये सब इसीलिए इनको अपॉइंट किया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा है तो उन्होंने बोला भैया अपॉइंट कर लो किसको, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू। और क्या लिखा है, शेयर ट्रांसफर एजेंट। पूरा अगर रीड करूं तो रजिस्टर विद दी सेबी कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट, या फिर अपॉइंट करो रजिस्ट्रार टू एन इश्यू। मतलब लेवल थोड़ा सा है, समझ में आ रहा है। लंबी लिस्ट है, कितनी लंबी लिस्ट हो गई, 1 लाख से ज्यादा, तो प्लीज इन लोग को अपॉइंट कर लो। तो इनकी भी कैटेगरीज होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे टाइप की कैटेगरी 1, 2, 3, ठीक है। चलिए रेगुलेशन नंबर 9, हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करना है। तो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट हो गया ना, वो कहेगा कि कंपनी तुम्हारी 2 टाइप की कैटेगरी बनेगी, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी कब तक के लिए, मिनिमम 8 साल। तो सीएसई जो मेंटेन करवाएगा भाई कंपनी में, फिजिकल फॉर्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या बात समझ में आ रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक लिस्टेड कंपनी की वन टाइम कंप्लायंसेस क्या है, तो आप बनाओगे 3 हेडिंग। पहली हेडिंग क्या होगी, हेडिंग बनाना कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा शेयर ट्रांसफर एजेंट, तीसरा प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अंदर डिटेलिंग लिख लोगे, खत्म, वन टाइम, ठीक। दूसरा क्या लिखा है, क्वार्टर क्या होता है बच्चा, 3 महीने का एक क्वार्टर। पहला क्वार्टर कब होगा, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो इन 4 क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हर क्वार्टर में अब कंप्लायंस ऑफिसर आ गया, आकर बैठे नहीं रहेगा, बहुत काम है उसके, वन टाइम करवाएगा। फिर क्वार्टरली हर 3 महीने में ये काम करवाएगा। क्या लिखा है, इन्वेस्टर। बच्चा इन्वेस्टर की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इनकी स्टेटमेंट तैयार करेगा। इनकी क्या करेगा, स्टेटमेंट तैयार करेगा। स्टेटमेंट तैयार करेगा विद इन, क्या लिखा है बच्चा, 21 डेज। कहां से, पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से चालू, बताओ कब खत्म, अप्रैल, मई, जून। जून एंड खत्म, तो उन्होंने कहा जुलाई के 21 जुलाई तक का टाइम है
आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, ये स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। किसको देनी है? स्टॉक एक्सचेंज को देनी है। हम ये सारी की सारी चीजें किसको दे रहे? स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे, ठीक है। इसमें क्या लिखा होगा? लिस्टेड एंटिटी फाइल करेगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, क्या देगा देखना। स्टेटमेंट जिसमें क्या लिखा होगा? नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, क्या लिखा है बच्चा? पेंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। अप्रैल जब हमने स्टार्ट किया बिगिनिंग में, तो पेंडिंग कितनी है? मतलब मार्च का पुराना आगे शिफ्ट हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल में हमने देखा कुछ नहीं है, अप्रैल में जून में देखा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अप्रैल में स्टार्टिंग में नहीं आया, लेकिन जून में आ गया बच्चा, जुलाई में आ गया। अगर यही रिजॉल्व हो गया तो बढ़िया, यही कंप्लेन आई, यही रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व नहीं हो पाया, पेंडिंग हो गई, तो सेकेंड क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएगी। सेकेंड क्वार्टर कब से चालू हो रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई की स्टार्टिंग में हम बताएंगे फर्स्ट क्वार्टर का क्या पेंडिंग है। बात समझ में? अगर सॉल्व होगी सेकंड क्वार्टर में तो बढ़िया, नहीं तो आगे क्या होगी? फिर से आगे कैरी होगी। तो यहाँ पे कह रहे हमें पूरी डिटेलिंग चाहिए, पूरी डिटेलिंग देखना। इन्वेस्टर कंप्लेंट जो भी पेंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, कितनी रिसीव हुई, दोज रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर, हमें पूरी कैलकुलेशन बताओ। क्वार्टर में कितनी रिसीव हुई, ठीक है, कितनी डिस्पोज हो गई, मतलब कितनी सॉल्व हो गई, ठीक है, ऑफ द ड्यूरिंग द क्वार्टर, और कितनी रिमेनिंग है अनसॉल्व। अगर अनसॉल्व रिमेनिंग है तो इससे ऑटोमेटिकली हमें नेक्स्ट क्वार्टर की पेंडिंग से पता चल जाएगी। बात समझ आ गई? तो कितनी पेंडिंग है पुराना, कितनी न्यू इस टाइम पे आई, और कितनी पेंडिंग और न्यू में से कितनी यहाँ पर रिजॉल्व हो गई। ठीक, बात समझ में आ रही है? फुल डिटेलिंग, कितनी आई, कितनी ठीक कर दी, कितनी ठीक नहीं कर पाए, कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, पूरा स्टेटमेंट देना है इन शॉर्ट। कब तक देना है? जब भी क्वार्टर खत्म होगा, नेक्स्ट मंथ के 21 जो डेट होगी उससे पहले पहले। कौन किसको दे रहा है? कंपनी दे रही है स्टॉक एक्सचेंज को। ये क्वार्टरली है, ये क्या? क्वार्टरली कंप्लायंसेस, मतलब इन्वेस्टर की ग्रीवेंस में तो भैया बहुत नजर रखी जाएगी, ठीक है, कि सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही। पता चला 100 कंप्लेन आ रही है और 2 सॉल्व हुई, तो डंडी पड़ेगी फिर स्टॉक एक्सचेंज से, भाई कंपनी सुन नहीं रही हो तुम तो, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल दिया? क्वार्टरली कंप्लायंसेस रिपोर्ट। ऊपर क्या लिखा था? इन्वेस्टर कंप्लेन। ये क्या बोल रहे? कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस बोले तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बच्चा ध्यान देंगे, लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट। एक रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। इस रिपोर्ट में लिखा है हमने ये कंप्लाई कर लिया या फिर ये कंप्लाई नहीं किया, पूरी रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ेगी। किसमें? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक टॉपिक है जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट है, ये फॉलो करो। अगर ये फॉलो हो गया है तो आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया है, नहीं तो नहीं किया है, ठीक है। ये वर्ड ना सीएससीटी में बहुत सुना है, ट्रांसपेरेंसी ताकि मेंटेन रहे, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। कौन देगा ये रिपोर्ट? किसको? कंपनी देगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे सब कंपनी ही देने वाली है, अपने बारे में बता रही है। किसको बता रही है? स्टॉक एक्सचेंज को। लिस्टेड है तो ये सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे, ये सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। और इसके लिए सबसे पहले किसको अपॉइंट कर लो? कंप्लायंस ऑफिसर को। मतलब हम सीए से सारे काम करवा रहे। कब देनी है भैया? सेम बातें लिखी है, पक्का। चलिए तीसरा क्या लिखा है? हेडिंग बताओ। हेडिंग समझो पहले। शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपकी कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। लिस्टेड कंपनी सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होंगी, क्लासेस होंगी, इक्विटी के होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के होंगे, सिक्योरिटीज में डिबेंचर भी तो आता है, ये सब भी होंगे बच्चा। नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल से बहुत सारी होंगी सिक्योरिटीज पूरा। इन दी फॉर्मेट, सेबी ने एक फॉर्मेट बता के रखा है, उसमें हमें पूरा का पूरा पैटर्न बताओ। आपने इक्विटी कितने इश्यू करे हैं, आपने डिबेंचर कितने किए, प्रेफरेंस कितने किए, ये पूरा फॉर्मेट हमें बताइए। सेबी ने दे रखा है एक फॉर्मेट, उसमें बस लिख दीजिए, उसमें नाम लिखे होंगे, बस आपको लिखते जाने कितने 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 शेयर्स आपने इस कैटेगरी के, इस क्लास ऑफ सिक्योरिटीज के इश्यू किए। ये भी किसको दे दो? अगर आपने इस साल और दूसरे आने वाले साल में कुछ भी चेंजेस नहीं किए तो सेम रिपोर्ट जाती जाएगी।
ऊपर नीचे हुआ है तो थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा। क्लियर है? पहला क्या है क्वार्टरली जो देना है, इन्वेस्टर की कंप्लेंट। दूसरा क्या है बच्चा, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट। तीसरा क्या है, शेयरहोल्डिंग पैटर्न बताए। समझ गए शेयरहोल्डिंग पैटर्न? हर कोई कंपनी जरूरी तो ना इक्विटी करे या प्रेफरेंस करे या डिबेंचर करे, अलग अलग, एक ही टाइप का भी कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन बोले तो डिफरेंसेस, वेरिएशन बोले तो डिफरेंसेस, बस अलग अलग तरीके से दो वर्ड यूज किए भाई। लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगी किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। क्या सबमिट करेगी, कंपनी ने इस साल पब्लिक इशू किया, फिर चेंज हो गया, राइट इशू किया, प्रेफरेंशियल जो भी किया, हर साल अगर इशू में चेंज आएगा तो बच्चा डेविएशन तो आएगा ही ना। तो उन्होंने कहा कितना क्या हरा है, फर्स्ट ईयर मैंने 1 लाख इशू किया, मेरे इसमें 1 लाख दिख रहे हैं, फिर मैंने 10 लाख के राइट इशू कर दिए तो टोटल 11 लाख हो गए, तो 10 लाख का डेविएशन हुआ। तो उन्होंने कहा कितना आपने इशू किया है, कितना चेंज किया है। अब चेंज या तो पब्लिक इशू के कारण हो रहा होगा, या तो राइट, या तो प्रेफरेंस, या फिर एक्सेट्रा, और भी तो तरीके हैं पैसे लेने के। ठीक है, तो जो भी आपने तरीका अपनाया है प्लीज हमें बता दीजिए। चलिए, इन्होंने कहा भैया क्वार्टरली बेसिस बताते रहना, टिल सच टाइम द इशू प्रोसीड हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड। इशू प्रोसीड, प्रोसीड बोले तो इशू जब आपने किया तो पैसा आया, मैंने पब्लिक इशू किया तो मेरे पास आया, वो प्रोसीड मतलब क्या, वो कैश आया। कैश हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड और पर्पस फॉर विच दीज प्रोसीड वर रेज्ड हैज बीन अचीव। जब तक ये पैसा मिला और आपने इसको यूटिलाइजेशन किया तब तक क्वार्टरली बेसिस बताते जाओ। पूरा पैसा यूज हो गया, अब क्या बताओगे, आपको टाइम टाइम पर क्वार्टरली बेसिस में बताते जाना है अपने कैश को कहां कहां कैसे कैसे यूज किया, क्वार्टरली बताते जाना है। तब तक क्वार्टरली बताते जाना है जब तक आपका पूरा यूटिलाइजेशन ना हो जाए। मेरा यूटिलाइजेशन 2 साल में हुआ तो मुझे 1 साल में 4 क्वार्टर, दूसरे साल के 4, 1.5 साल में हुआ तो 6 क्वार्टर्स, समझ रहे हो? तो इन शॉर्ट इन्होंने बोला कि ये भी आप क्वार्टरली बताते रहो, तब तक बताते रहो टिल सच टाइम प्रोसीड हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज। बात समझ में आ गया? हेडिंग क्या लिखा है, कंपनी, कंपनी क्या कर रही है बच्चा, पैसा यूज कर रही है। ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पैसा किसका होता है, इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर ने कंपनी को पैसे दिए मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यूटिलाइजेशन करना है, यस और नो। हमने कहा सुनो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मनमानी तो कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में लिखा कि हम ब्रिज बनाने के लिए पैसा ले रहे हैं और ब्रिज बनाने के लिए पैसा यूज नहीं हो रहा है, हो सकता है। तो कंपनी को एक अलग से एजेंसी रखनी पड़ेगी जो उनके पैसे पे क्या करेगी, नजर रखेगी, मॉनिटर करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां जहां पैसा लगा रहे हैं वो एजेंसी भी मॉनिटर करती रहेगी कि सही जगह लग रहा है कि नहीं, और ये मॉनिटर एजेंसी अलग से अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम करेंगे, सीएस उनसे वो काम करवाता जाएगा, लेकिन भैया सीएस भी तो कंपनी का सगा हो गया ना, एम्प्लॉय हो गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहा है कि सुनो तुम डॉक्यूमेंट में दिखाओ यहाँ यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम यूज करेंगे कहीं और। क्वाइट पॉसिबल, पॉसिबल है ना। इन्वेस्टर थोड़ा ना देखने आ रहा है भैया पैसा कहाँ लग रहा है, मैं थोड़ी ना देख रही हूँ मान्यवर कंपनी कहाँ कैसा लगा रही है, जो बोला है मैं तो बस वो पढ़ के समझ रही हूँ कि ठीक है भैया बोला है तो लगा रहा होगा। तो भैया लेकिन सेबी भैया हमारी सतर्क है, सेबी ने क्या बोल दिया, कंपनी सुनो आपको अपनी कंपनी में किसे अपॉइंट करना पड़ेगा, एक मॉनिटरिंग एजेंसी। ये एजेंसी नजर रखेगी आप पर और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। लिस्टेड एंटिटी अपॉइंट करेगा अपने अंदर एक मॉनिटरी एजेंसी। देखो करप्शन है, इनको भी पैसा खिलाया जा सकता है, मैं उसकी बात नहीं करी, लेकिन सेबी तो अपनी तरफ से पूरा चौकन्ना रहेगा। तो कंपनी को साफ साफ बोल दिया गया है भैया सुनो एक मॉनिटरी एजेंसी अपॉइंट करो जो मॉनिटर करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड। अभी बताया प्रोसीड बोले तो पैसा जो इश्यू किया आपने, जो भी पब्लिक का राइट का जो भी आ रहा है, और मॉनिटर एजेंसी इसमें कमेंट करेगी, कमेंट करेगी कि सारी चीजें सही से चल रही है या फिर सारी चीजें सही से नहीं चल रही। रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम दी मॉनिटरिंग एजेंसी, ये रिपोर्ट कंपनी को दी जाएगी और कंपनी इस रिपोर्ट को किसको देगा, स्टॉक एक्सचेंज को। कब देगा, जब भी क्वार्टर खत्म होगा, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में जून, तो 45 डेज बोले तो जुलाई की अगस्त, अगस्त के भी 15 अगस्त तक, ठीक है समझ में आया। तो आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है
कंपनी कंपनी क्या करेगी, मॉनिटरी एजेंसी को अपॉइंट करेगी, वो ये रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचा दो। मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहुंचाई होगी, ये तो वही थी ना, पैसे का यूटिलाइजेशन जब तक पूरी देगी। इसके बाद कंपनी के अलावा एक एजेंसी भी दोनों की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज मैच करेगा, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, कौन सच बोल रहा कौन झूठ। फिर ये सारी चीजें देखकर इंक्वायरी बैठ जाएगी। क्योंकि बच्चा स्टॉक एक्सचेंज को कैसे पता चलेगा सारी चीजें, यही सारी रिपोर्टिंग से, वो सारी रिपोर्ट को इन्होंने बोल दिया कंपनी की तरफ से आएगी और इंडिविजुअल एजेंसी भी अलग से देगी। दोनों मैच कर रहे हैं, करप्टेड है तो भैया किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अगर कोई एक फेयर है तो पता तो चल जाएगा। पैसे कम दिए होंगे अगर कंपनी ने, किसको, मॉनेटरी एजेंसी को, तो पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए पैसे अच्छे से देने पड़ेंगे। सब वो भी देखेगा। नहीं, एजेंसी अलग है, मॉनेटरी एजेंसी कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्टर ओवरऑल भी देखने आएगा। इन्होंने कहा हर तरीके से जाल फंसा के रखा है ना, किस किस को दोगे पैसे यार, इससे अच्छा सही काम कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सही काम कर लो, ज्यादा अच्छा है, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, फाइनेंशियल रिजल्ट। स्टॉक एक्सचेंज को जानना है भैया, आप अगर लिस्टेड हो तो पास परफॉर्मेंस भी तो देखेंगे आपकी, कि भैया पिछले 3 साल से प्रॉफिट एंड ऑल ये सब हम देख रहे हैं आप पे। ठीक है, तो लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट क्वार्टरली, और क्या लिखा है, ईयर टू डेट स्टैंड अलोन। समझना, मेरी आईटेक्स कंपनी एक सिंगल कंपनी है, इसकी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, इसकी कोई सब्सिडी कंपनी नहीं है, सिंगल है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन कंपनी हो जाएगी। हमारी बैलेंस शीट को, हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट को क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन। मेरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, मेरी कंपनी की एक सब्सिडी कंपनी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड। वेरी गुड। ठीक है, तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज। इन केस लिस्टेड कंपनी हैज सब्सिडरी, तो ऑल्सो सबमिट द क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट। क्या लिखा है, तो जहां कहीं भी स्टैंड अलोन लिखा होगा, सिंगल कंपनी जिसकी होल्डिंग सब्सिडी है ही नहीं। कंसोलिडेटेड बोले तो जिसकी सब्सिडी कंपनी है। मतलब बैलेंस शीट है ना, बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बैलेंस शीट जो होती है, सिंगल बैलेंस शीट जो पढ़ते हो स्टैंड अलोन पढ़ते हो, लेकिन जब आपकी सब्सिडी कंपनी के साथ मिक्स होती है, दैट वाज प्रोजेक्ट बनाया होगा, वेरी गुड, तो वो कंसोलिडेटेड होती है। दो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो कंपनी का बैलेंस शीट क्या होता है, मिक्स होता है। इन्होंने कहा आपकी कंपनी कौन सी है, मैंने कहा मैं स्टैंड अलोन हूं, तो स्टैंड अलोन दे दो। मैंने कहा मैं क्या हूं बच्चा, सब्सिडी कंपनी है, तो क्या कह रहे हैं, आपको क्या देना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड। ठीक है, कितने दिन के अंदर, 45 डेज ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर अदर देन दी लास्ट क्वार्टर। क्यों मना कर दिया लास्ट क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च को क्यों मना कर दिया। फाइनेंशियल ईयर मेरा चालू होता है अप्रैल से, अप्रैल से पहले बोलो, पहला जून है, फिर क्या है, जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इन्होंने कहा क्वार्टरली क्वार्टरली क्वार्टरली। फिर उन्होंने बोला अब आपका जनवरी से मार्च, इसका पूरे साल का दे दो ना, मार्च में आप बनाओगे, इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट का बनाओगे मार्च में। जब 3 क्वार्टर के आपके पास है, आखिरी का भी आपको मिल गया, तो मुझे जनवरी टू मार्च मत दो, मुझे अप्रैल से लेकर मार्च की पूरी कंप्लीट दे दो। क्योंकि अभी आपके पास डेटा अप्रैल से जून का है, क्वार्टरली दे दो। फिर जुलाई से सितंबर का है, क्वार्टरली दे दो। अक्टूबर से दिसंबर का है, क्वार्टरली। अब आप मार्च में पहुंच गए हो, जनवरी से मार्च का है, लेकिन पुराना भी तो है, खत्म करो, ईयरली एक साथ दे दो। वापस रीड कर रही हूं, फाइनेंशियल रिजल्ट बताने आपको हमें, स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड जो भी है ना एप्लीकेबल है, 45 डेज में, हर क्वार्टर के 45 डेज के एंड में बनाकर तैयार करके दे दो। लेकिन हम लास्ट क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दिस, लास्ट क्वार्टर में आपको पूरी फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन है, तो लास्ट ईयर में हमें कंप्लीट चाहिए, आधा आधा नहीं चाहिए। समझ में आ गया? क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, फाइनेंशियल रिजल्ट अलोंग विद दी मॉडिफाई, जो भी लिखा है ओपिनियन, रिजर्वेशन, इफ एनी, क्या लिखा है, ये फाइनेंशियल जो रिजल्ट होते हैं इसमें कौन ऑडिट करेगा, प्रैक्टिसिंग सीए, फाइनेंशियल रिजल्ट प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो यहां पर सी आ जाएगा। सीए ने अगर कुछ ओपिनियन, रिजर्वेशन, मतलब कुछ भी कमेंट दे रखे हैं, मार्क कर रखा है ना, डेविएशन, कि भैया अंदर का जो सीए है उसने कुछ गड़बड़ कर रखा है, अगर उसने ऐसा कर रखा है मॉडिफाई, इन्होंने कहा ये एडवर्टाइज भी करवा दो। कब,
विद इन 48 आवर्स। बोले तो कितने दिन? 2 दिन। कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, किसकी मीटिंग? मतलब बोर्ड मीटिंग, एट दी विच फाइनेंशियल रिजल्ट वर अप्रूव्ड। अब मेरी बात कान खोलकर सुनना, इसी से कंटिन्यू। मार्च में फाइनेंशियल रिजल्ट तैयार हो गए थे और हमने किसको दे दिए थे? स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया था, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज को हमने दे दिया, इन्होंने क्या बोल दिया, अब अप्रैल नया चालू हो गया, अप्रैल में पुराने साल के अकाउंट्स का क्या होगा? ऑडिट होगा। तो जब ये ऑडिट होगा तो हम क्या करेंगे, कैसे होगा? हमने पूरे फाइनेंशियल जो भी तैयार करके रखे, ये हम बाहर के सीए को दे देंगे, प्रैक्टिसिंग सीए को, ये लो हमारे अकाउंट्स चेक करो जो हमारे अंदर के सीए ने बनाए। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चा, वो उसमें कुछ मार्क करेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ये कुछ कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही है। उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर दे दी, किसको दे दी बच्चा? किसको बनाकर दे दी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कंक्लूड हो गई है, एट विच द फाइनेंशियल रिजल्ट वर अप्रूव्ड। होता क्या है, पहले बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में जो जॉब वाला सीए है, जो जॉब वाला सीए है उसके अकाउंट्स को पहले फुल फाइनल देख लिया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर देखेगा, फिर कहां देगा भैया? प्रैक्टिसिंग सीए को कहेगा अब जाओ ऑडिट करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख लेना सब सही है कि नहीं, ठीक है। तो अब देगा प्रैक्टिसिंग सीए को। इन्होंने यही बोल रखा है, जैसी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें अप्रूव कर दिए फाइनेंशियल रिजल्ट, अब किसको दे जाएंगे? प्रैक्टिसिंग को। अब प्रैक्टिसिंग सीए उसे क्या कर रहा होगा बच्चा, अगर उस ऑडिट रिपोर्ट में उसने अगर कुछ भी दे रखा है, मार्क वगैरह, रिमार्क वगैरह, तो उन्होंने कहा वो रिमार्क्स वगैरह कहाँ एडवर्टाइज कर दो? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आती हैं ये सारी चीजें, है ना। आपको जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने को मिलता है ना, तो आप देखते हो ना बैलेंस शीट वगैरह न्यूज़पेपर में, वो एक्चुअल में आप उसके रिमार्क्स वगैरह सीए के पढ़ नहीं रहे होते, आप बस बैलेंस शीट को ऐसे घूर घूर के देख रहे होते। तो एक्चुअली में वो सीए का रिमार्क होता है, उसमें लिखा रहता है कि कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, या फिर कुछ इधर उधर है। न्यूज़पेपर से मतलब हमारा बच्चा क्या है, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर होता है ना। हिंदी इंग्लिश जो पूरे नेशनल लेवल में चल रहा है, वर्नाकुलर बोल रहे तो लोकल लैंग्वेज जहाँ पे भी आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो इस तरीके से चलता है। ये कौन सी हमने रिपोर्ट्स पढ़ी बच्चा, क्या कंप्लायंसेस पढ़े? ईयरली समझ में आया, सॉरी वन टाइम समझ में आया। वन टाइम में कितनी बातें बताई थी? क्वार्टरली में कितनी बातें बताई थी? 7। अब जरा देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फटाफट क्वेश्चन रीड करो। कंपनी सेक्रेटरी हो, सनग्लो की लिस्टेड है एक स्टॉक एक्सचेंज में, मैनेजिंग डायरेक्टर चाहता है टू नो अबाउट दी अंडर लिस्टिंग अग्रीमेंट, प्रिपेयर दी, कहानी बनाकर पूछा क्या गया है, क्वार्टरली कंप्लायंस, कितने पॉइंट्स पढ़े? अब आंसर कैसे लिखेंगे? 7 पॉइंट्स, हेडिंग दे ही रखा है, इन्वेस्टर कंप्लेन दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है, फिर 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन विद टाइम लिमिट, खत्म। क्वार्टरली कंप्लायंसेस है ना, तो पहले दिमाग में क्वार्टरली देना है। अब देखो किसी में क्या लिखा है, 21 और ये लिखा है जब तक पैसा यूज ना हो जाए। फिर उन्होंने क्या बोल दिया, एजेंसी इसी पे नजर रखने के लिए, ठीक है। 45 और क्या लिखा है, 48 आवर्स। तो स्टार्टिंग के देखो 7 पॉइंट्स थे, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स क्या है, 21। फिर क्या है, जब तक यूटिलाइजेशन नहीं होगा तब तक देते रहो। फिर 45 और 48 आवर्स। टाइम लिमिट याद करनी पड़ेगी, 2018 का क्वेश्चन है। क्लैरिटी है बच्चा? बस अब यहीं पे अपनी सभा समाप्त करेंगे।